क्या किया था। तो शुरुआत हमने करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा हमने, मेन ऑब्जेक्टिव समझा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फिर हमने ये समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर 3 डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तीनों डिसीजंस लेने के टाइम जो से फैक्टर्स एक फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर करता है, वो फैक्टर्स हमने समझे। फिर हमने लास्ट टॉपिक कौन सा किया था जी, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे डिफरेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, हमने वो समझा। और हमने ऑब्जेक्टिव्स किए फाइनेंशियल प्लानिंग के, अगर आपको याद हो, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरीली। और हमने लास्ट टॉपिक कौन सा किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर हो गया जी आधा। और आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कि टेक्निकल पार्ट अभी आज से स्टार्ट होना है, और वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन पहले बात करेंगे, स्टार्ट करिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग मेथड और द प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स। अब आप इसको सर्कल कर लो अच्छे से, फाइनेंसिंग मेथड और द प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पढ़ा है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो फंड्स हमने रेज करने हैं, जो कैपिटल हमने रेज करनी है, उसका फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होगा, मतलब कौन से क्या प्रोपोर्शन लेंगे हम डिफरेंट सोर्सेज का। वो कौन सा डिसीजन है जी, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसी में हम डिसाइड करते हैं ना, proportion of amount of funds to be raised from various long-term sources. On the basis of ownership, the sources of finance can be broadly classified into 2 categories: owners' funds and borrowed funds. Owners' funds consist of equity share capital, preference share capital, reserves and surpluses or retained earnings. Borrowed funds can be in the form of loan, debentures, public deposits, etc. These may be borrowed from banks, other financial institutions, debenture holders and public. इसको सबको मार्क करके लिखो जी, इसको आपने थॉरली रीड करना है, क्योंकि इसके बारे में हम फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हमने उसको लर्न भी कर लेना है। कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जी सोर्सेज ऑफ फंड्स की, एक तो हो गए जी ओनर्स फंड्स, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लसेस, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाता है, और दूसरा सोर्स कौन सा हो गया जी, बोरोड फंड्स, जिसमें बोरोइंग्स आ जाती हैं फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पब्लिक से आप बोरो कर सकते हो अपने डिपॉजिट की फॉर्म में, आप डिबेंचर इशू करके डिबेंचर होल्डर से पैसा ले सकते हो। तो ये 2 मेन कैटेगरीज होती हैं किसकी, फंड्स की या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है फाइनेंसिंग डिसीजन में। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की भी इंट्रो में आता है, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, और जो मैंने वर्ड्स बोले हैं सर्कल करने के लिए, उसको आपने सर्कल करना है। अब आइए मीनिंग शुरू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो हमारा लर्निंग का पार्ट है, पेज नंबर 227। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जब आप किसका प्रोपोर्शन डिसाइड करते हो, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, ओनर्स फंड्स का या बोरोड फंड्स का, या जिसको हम क्या बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्कूल की जब फीस आती है, फीस स्ट्रक्चर में आप देखते हो ना, टोटल स्कूल की फीस में बिल्डिंग फंड कितना है, कंप्यूटर की फीस कितनी है, ट्यूशन की फी कितनी है। तो इसी तरह से जब बिजनेस में टोटल कैपिटल को हम यूज करते हैं, रेज करते हैं, तो प्रोपोर्शन डेट का कितना है और प्रोपोर्शन इक्विटी का कितना है, जब किसी को डिसाइड किया जाता है तो उसी कॉन्सेप्ट को, मैं डिसीजन नहीं बोल रही हूँ, मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट, तो दैट proportion of या mix of owners funds and borrowed funds is called capital structure. आगे बात करिए, it can be calculated as debt equity ratio, that is debt upon equity. इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेट इक्विटी रेशियो की तरह, न्यूमरेटर में डेट और डिनोमिनेटर में इक्विटी। से 80 करोड़ डिवाइड
divided by 40 crores या 80 lakhs divided by 40 lakhs. तो what does it mean? आप इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2:1 हो जाएगा, राइट? तो that means जो डेट है वो डबल है than the equity. तो how it is calculated? As debt equity ratio or as the proportion of debt out of the total capital, that is debt upon debt plus equity. अब एनसीईआरटी में फॉर्मूला आधा दिया हुआ है, अगर debt upon debt plus equity है तो ये equity upon debt plus equity भी होता है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को एक और क्या तरीका बताया गया कैलकुलेट करने का, हालांकि कंफ्यूजन है अगले कॉन्सेप्ट के साथ वो मैं बताऊंगी. तो debt upon debt plus equity, अगर डेट का प्रोपोर्शन है से 80 lakhs तो 80 lakhs डिवाइडेड बाय अगर 40 lakhs इक्विटी है तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख, यही होगा ना. और इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी तो 40 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख. तो भी आपका आंसर ये आएगा कि डेट जो है वो ज्यादा है, डबल है देन द इक्विटी. तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड? एज डेट इक्विटी रेशियो और एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल, दैट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी प्लस मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी. अगर हम मिक्स की बात करते हैं तो खाली हम एक हिस्सा नहीं कैलकुलेट करेंगे डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, हम इक्विटी का भी हिस्सा पार्ट देखेंगे. ठीक है, चलिए जी आगे आ जाओ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं. जो एक मेन क्वेश्चन बनता है पहले वो लिख लो. हाउ डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली. पहली लाइन को सर्कल कर लो. डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म. अब इस पैराग्राफ में हम कंपैरिजन करेंगे कि डेट और इक्विटी आपस में कैसे डिफरेंट हैं एज फार एज 2 थिंग्स आर कंसर्न. पहली चीज क्या हो गई जी? कॉस्ट में दोनों का कंपैरिजन होगा और दूसरी चीज किस में कंपैरिजन होने वाला है जी? रिस्कीनेस में, कि कौन सा सोर्स ज्यादा रिस्की है और कौन सा कम रिस्की है. मार्क करिए. Debt and equity differ significantly in their cost and riskiness for the firm. The cost of debt is lower than the cost of equity for a firm. अब हालांकि इसके बारे में हमने पहले डिसीजन में थोड़ा बहुत समझा, लेकिन आज हम इसकी डिटेल समझेंगे कि जो डेट की कॉस्ट है वो इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है. कैसे कम होती है? Because the lender's risk is lower than the equity shareholder's risk. Since the lenders earns an assured return and repayment of capital, and therefore they should require a lower rate of return. अब किसका रिस्क कम होता है? शेयर होल्डर का रिस्क कम होता है या लेंडर का रिस्क कम होता है? हमेशा लेंडर्स का. Lender's risk is always less than the shareholder's risk और उनको assured returns होती हैं. एक तो किस फॉर्म में? In the form of fixed rate of interest. हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, राइट? डिविडेंड में जो है कभी भी रेट फिक्स नहीं होता डिविडेंड का, ये तो बात आपको मालूम है या नहीं? और अगर उनको कंपनी नहीं दे पाई तो कंपनी जब उनसे बोरो करती है तो कुछ ना कुछ तो मॉर्टगेज करेगी ना, कोलेटरल होता है, तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाता है. लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कौन बियर करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स और रेजिडुअल ओनर्स भी होते हैं, अगर आपको उनके बारे में मालूम हो. तो जब लेंडर का रिस्क ही कम है, उसको एश्योर्ड रिटर्न्स हैं, दैट इज व्हाई अगर आप देखो प्रैक्टिकली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली लेस देन द रेट ऑफ डिविडेंड इन द कंपनीज, क्योंकि उनको जो है प्रॉफिट में से हिस्सा तो देना ही नहीं होता हमने. अगर आज कंपनी प्रॉस्पर कर रही है, डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है? नहीं बढ़ जाता. तो हमेशा एक कारण क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि लेंडर्स का रिस्क कम होता है, उनको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलती है, इसलिए वो हमेशा लोअर रेट ऑफ रिटर्न क्या करते हैं? डिजर्व करते हैं, क्योंकि वैसे भी वो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं. हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न. तो अगर वो रिस्क कम ले रहे हैं तो जनरली उनकी रिटर्न भी कम होती है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, दैट इज डिविडेंड. पहला रीजन ये है कि हमें डेट सस्ता पड़ता है. बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? दे हैव लेस रिस्क,
They have assured returns, so they deserve a lower rate of return, which does not change even if the company is earning more than double or triple and so on. तो पहला कारण ये हो गया डेट का सस्ता होने का। दूसरा बात करिए, and additionally interest paid on debt is a, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, और एक्सपेंस में पॉइंट को खत्म कर लो। ये पूरी लाइन लिखने का मतलब नहीं है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, जस्ट कहां तक करना है, एक्सपेंस तक, बीच में ऐड कर लो एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। दूसरा कारण जो मैंने आपको मेनली समझाया था चैप्टर की बिगनिंग में कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेट के ऊपर, उसके ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आज हम प्रैक्टिकली उसको समझ भी लेंगे। हमारी टैक्स की बचत होती है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए भी हमारे लिए डेट क्या हो जाता है, सस्ता, राइट। तो डेट क्यों लेस कॉस्टली है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, second lenders risk is always less than shareholders risk, they always get assured returns, they have safety of their investment, so generally their rate of interest is lesser than the rate of dividend which is paid by companies to the shareholders, so debt is less costly। ठीक है, दो रीजन समझ आ गए कि डेट हमारे लिए सस्ता क्यों है। आगे बात करिए फटाफट। Whereas dividends are paid out of after tax profit, अब डिविडेंड हमारे लिए महंगा क्यों? क्योंकि डिविडेंड किसमें से पे किया जाता है? नेट प्रॉफिट्स में से। तो जो डिविडेंड प्रॉफिट में से हम दे रहे हैं उस प्रॉफिट के ऊपर पहले टैक्स लग गया, मतलब उस डिविडेंड के ऊपर पहले टैक्स लग गया, तो इसके ऊपर हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए इक्विटी जो है वो हमें महंगी पड़ती है इस कारण से भी। ठीक है, तो डेट हमारे लिए सस्ता हो गया और इक्विटी हमारे लिए क्या हो गई? महंगी। आगे बात करो, increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm provided that the cost of equity remains unaffected। अब इसको सर्कल कर लो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप रट्टा मार ही नहीं सकते, इसके कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी करनी है। कहते हैं जी डेट अब हमारे लिए सस्ता है, तो अगर हम डेट रेज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाती है, प्रोवाइडेड क्या चीज ना बदले, क्या चीज इंक्रीज ना हो, क्या चीज अनइफेक्टेड रहे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब स्कूल में तो मतलब ही नहीं इस तरीके से समझा दें कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, और अगर आपने इसको रट्टा मारना है, ऊपर ऊपर से समझना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जिसने प्रैक्टिकल समझना है तो वो भी वो समझ सकता है। हमारे लिए डेट जब यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, कॉस्ट तभी कम होगी अगर जो शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड है वो नहीं बढ़ता। वो क्या नहीं होता? बढ़ता। अब आपने इसको समझना है कैसे, वो आपकी मर्जी, आपने इसको रट्टा मारना है तो इस लाइन को भी आप रट्टा मार सकते हो। लाइन का मतलब पहले सुन लो एक बार दोबारा। यूज ऑफ मोर डेट विल लीड्स टू द रिडक्शन इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रोवाइडेड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स अनइफेक्टेड। ठीक है, वैसे भी इसका एक एस्पेक्ट तो हमें समझना ही समझना है। अब देखो कंपनीज इसको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करती हैं। मैंने ऊपर क्या चीज लिखी है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनीज WACC कैलकुलेट करती हैं। व्हाट इज दिस? एवरेज रेट अ फर्म इज एक्सपेक्टेड टू पे टू फाइनेंस इट्स एसेट्स weighted by the proportion of each capital source that is debt or equity। मतलब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों का प्रोपोर्शन यूज करोगे तो कंपनीज क्या करती है? एवरेज देख लेती है कि हमें कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी अगर हम दोनों चीजें यूज करते हैं, डेट एंड इक्विटी। ठीक है, अब देखो WACC का फॉर्मूला E/V plus RE B upon B into RD into 1 minus T। E का मतलब क्या है? बहुत इजी, अभी समझ आ जाएगा कि पेशेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। D क्या हो गया? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। V क्या हो गया?
इक्विटी प्लस डेट। आरई क्या होगी जी? रिटर्न ऑन, वो नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, आरडी है ये, ठीक है। आरडी क्या हो गया जी? रिटर्न ऑन डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। और आरई एक चीज मिस हो गई, आरई क्या हो गया जी? रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। आरडी क्या हो गया? डेट की रिटर्न, और आरई क्या हो गया? इक्विटी की रिटर्न, राइट। और टी क्या हो गया? टैक्स रेट। अब एक कंपनी है जो सिर्फ इक्विटी यूज कर रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अभी हमने आज 2 सम और करते हैं, ये बेस है, समझ लो। इक्विटी यूज कर रही है कितना? 100 बिलियन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आरई कितना जी? 12%। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स की, या प्रेजेंट ही कंपनी कितना पे कर रही है, कितना रेट ऑफ डिविडेंड है? 12%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनेगी? 12% ही देना ना हमें उनको, ठीक है। अब कंपनी बी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में 50% डेट है और 50% इक्विटी है। मतलब 100 मिलियन में से 50 मिलियन क्या हो गया? डेट हो गया, और 50 मिलियन क्या हो गई? इक्विटी। और डेट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया? 6%। इक्विटी का तो हमें पता ही है 12% है, और टैक्स रेट कितना हो गया? 30%। अब ये फॉर्मूला आपने सिर्फ यहाँ पे समझना है, कोई याद नहीं करना, ये लाइन को समझने का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब हमने एज अ कंपनी कंपैरिजन किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। पहले कितना था हमारा? 12%। अब सपोजिंगली अगर हमने 50% डेट और 50% इक्विटी कर लिया, तो हमें यही समझना है ना कि डेट से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम होती है। पहले तो ये समझना ना, हमने फॉर्मूला लगाया 50, समझ गए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 50 मिलियन, टोटल कितना जी? 100 मिलियन। कितना जी उसके ऊपर रिटर्न? 12%। ये क्या हो गया जी? 50 डेट हो गया, राइट, फाइन। और ये क्या हो गया? 100 टोटल, और कितना है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6%। 1 माइनस टैक्स 30% है, तो उसको अगर परसेंटेज से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0.3। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आती है? 8.1%। पहले कितनी थी? 12%। अब कितनी हो गई? 8%। एक बात दिमाग में रखो, जब भी डेट यूज करेंगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी टोटल कैपिटल में जो सस्ती कैपिटल है उसका रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है ना। टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा वो भी हम करेंगे। कंपनी ने ले लिया टैक्स बेनिफिट, ये तो मैं ओवरऑल आपको इस लाइन का मतलब समझा रही हूँ कि जब भी कर्जा यूज होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कम होगी, प्रोवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स अनइफेक्टेड। अब इसको समझ लो, कल को कंपनी सपोजिंगली 50% डेट की बजाय 60% डेट में चली जाती है, क्या चली जाती है? 60% डेट में, तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये और कम हो जाएगी अगर प्रोवाइडेड 12% इंक्रीज एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की नहीं होगी। 12% से कब शेयर होल्डर ज्यादा डिमांड करेंगे? क्यों डिमांड करेंगे आप मुझे बताओ। आज कुछ भी डेट नहीं था, आधा डेट आ गया, तो मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई जी? 12 से 8%। मतलब मेरा खर्चा कम हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये खर्चा और कम हो जाए, 8% से 6% हो जाए। मैंने और डेट ले लिया, लेकिन 6% तभी होगा या 7% तभी होगा अगर किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ेगी, किसका रेट नहीं बढ़ेगा? डिविडेंड का। क्योंकि शेयर होल्डर्स का जब रिस्क बढ़ जाता है, 50 मिलियन से 60 मिलियन डेट पे आ गए, 65 मिलियन डेट पे आ गए, तो किसका रिस्क बढ़ना है? शेयर होल्डर्स का। आज वो 12 ले रहे हैं, कल को वो 12 नहीं उम्मीद करेंगे, वो 12 से ज्यादा चाहेंगे। तो सिंपल टर्म्स में इसको समझ लो, आज आप कर्जा लेते हो, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करते हो, कल को आपको 12 की बजाय 18% डिविडेंड देना पड़ गया, तो वो ऑफसेट हो जाना बेनिफिट। एक तरफ अगर सस्ता कुछ करने की कोशिश करी, दूसरी तरफ आपका उतना ही पैसा निकल जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में। तभी क्या बोला जाता है,
मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि डेट से हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, प्रोवाइडेड अगर किसकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़े, शेयर होल्डर्स की। कभी क्या लिखा है, इफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस टू मच, आज आप डेट और बढ़ाते हो तो कॉस्ट तो कम होनी चाहिए ना। प्रैक्टिकली हमने देखा कॉस्ट कम होती है, लेकिन वो कॉस्ट तभी कम होगी, फायदा तभी होगा अगर क्या ना बढ़े, किसकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़े, शेयर होल्डर्स की, राइट। सो इट कैन ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ चीपर डेट इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, एडिंग मोर डेट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज अगर 50 मिलियन से 60 पे चले गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, फायदा तभी मिलेगा अगर 12% ही एक्सपेक्टेशन रहे शेयर होल्डर की। अगर साथ के साथ शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई, और वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ेगा, तो हमारे को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस लाइन को प्रैक्टिकली मैंने समझाया। अब इससे निकल के दोबारा इस लाइन पे आ जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ इस लाइन को याद करना है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा दिया, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है चीजें, ये इंट्यूशन जजमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। उसी के हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी ना कि कितना डेट और लूं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, राइट। अब लीव दिस अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। अब मेन लाइन पर आओ, दोबारा पढ़ो। ये देखो समझ आया, इंक्रीज यूज ऑफ डेट, इंक्रीज यूज ऑफ डेट 50 मिलियन, पहले बिल्कुल भी डेट नहीं था, हम 50 पे आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम हो गई। अब अगर हम 50 से भी आगे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम होगी, लेकिन प्रोवाइडेड, अब समझ आया किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़नी चाहिए, शेयर होल्डर्स की। दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% should remain unaffected। अब एग्जैक्टली बताओ इस लाइन का सही मायने में अब मतलब पता चला? किसी ने नहीं समझाना स्कूल में, कोई समझाएगा ऊपर से? अभी समझ लोगे तो क्वेश्चन फॉर्म करनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कोई